हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स स्टॉप। और आज के वीडियो से मैं एनटीए नेट के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा रही हूँ। स्पेशली मैं पेपर 1 पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि बीइंग टेक्निकल स्टूडेंट हम अपने सब्जेक्ट के लिए तो प्रिपेयर रहते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन जो पेपर 1 है उसे हम इग्नोर कर देते हैं। इसलिए मैंने पेपर 1 के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये, मैंने कुछ अलग से या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को नहीं ऐड किया है। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। फाइन, ओके चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट फील्ड ऑफ स्टडी टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस। अगर आप किसी भी स्टूडेंट के एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस की कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप उसे कौन सी फील्ड में पढ़ने के लिए भेजेंगे? तो आपके पास है हिस्ट्री, लैंग्वेजेस, इकोनॉमिक्स एंड साइंस। तो ऑब्वियसली अगर आप एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस की बात कर रहे हैं, एनालाइज करने की बात कर रहे हैं, तो आप ऑप्शन नंबर 4 पे ही जाएंगे, मतलब साइंस साइड में ही उसको स्टूडेंट को भेजेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बेस्ट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन द क्लासरूम। ठीक है, तो इन जो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें आपसे कहा गया है कि कौन सा बेस्ट टीचिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस्ट टीचिंग क्वालिटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इन ए क्लासरूम। कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट टीचिंग क्वालिटी बता रहा है? ठीक है, तो पहला है थ्रू द यूज ऑफ मेनी टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। Second option, through the quality of questions asked by student in the classroom, through full attendance in the classroom, through observation of silence by the student in classroom। तो आपको देखो यहाँ पे जितना क्लास का माहौल जितना अच्छा रहेगा या बच्चों का किसी चीज़ से रिलेटेड जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी उतने ही अच्छे क्वेश्चंस बच्चे आपसे पूछ कर पाएंगे। इस वजह से जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो क्वालिटी मेजरमेंट के लिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बाकी ऑप्शंस भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट मेथड की बात की है ना, बेस्ट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन द क्लासरूम, तो उसके लिए आपका जो सेकंड ऑप्शन है थ्रू द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हम आते हैं आर्टिफैक्ट्स दैट अराइज एंड अफेक्ट द इंटरनल वैलिडिटी इन द रिसर्च। तो ये रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, वो कौन से आर्टिफैक्ट्स हैं जो आपके रिसर्च की इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस गिवन है हिस्ट्री, रैंडमाइजेशन, मैच्योरिटी, इंस्ट्रूमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी एंड मैचिंग। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है ए, सी, डी एंड ई, मतलब हिस्ट्री, मैच्योरिटी एंड ये हुआ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ई, सॉरी एक सेकेंड, एक्सपेरिमेंटल मॉरलिटी, ए, सी, डी एंड ई। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। तो हिस्ट्री, मैच्योरिटी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एक्सपेरिमेंटल मॉरलिटी जो आपके इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करेंगे, कहाँ पे? इन रिसर्च। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन, जो आप रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड रिसर्चर्स चॉइस, what are the specific questions, and what is the conceptual model, what negative factor to research upon, reasons to unlimiting the study and construction of hypothesis। तो आप देखें कि अगर कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम को आप फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो आप कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस या इस वर्ड को तो आप इग्नोर ही मत करिए। ठीक है, हाइपोथेसिस जहां आए वहां पे एक बार आप जरूर रुक जाइए। तो सबसे पहला तो ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट है व्हाट इज द कंसेप्चुअल मॉडल। ऑब्वियसली आप जब अपना रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो आप कंसेप्चुअल मॉडल को जरूर देखेंगे कि व्हाट इज द कंसेप्चुअल मॉडल। सेकंड वन इज व्हाट आर स्पेसिफिक क्वेश्चंस। ठीक है, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द रिसर्चर चॉइस। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन ए, बी, सी एंड एफ, ऐसा कोई ऑप्शन है? ए, बी, सी एंड एफ, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन खूब और खूब बनते हैं तो थोड़ा सा उस पर फोकस जरूर करिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैंने एक कुछ ऐड किया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। तो ये कुछ है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स या टूल्स जो आप क्लासरूम टीचिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है। हमने इसे कई पार्ट में कैटेगराइज करके रखा हुआ है। आप प्रिंट के फॉर्म में क्या क्या दे सकते हैं? टेक्स्ट बुक्स है, पैम्फलेट्स है, हैंडआउट्स हैं, स्टडी गाइड्स हैं, मैनुअल्स हैं। और ऑडियो के फॉर्म में क्या क्या दे सकते हैं आप? कैसेट्स है, माइक्रोफोन, पॉडकास्ट। विजुअल फॉर्म में
चार्ट, रियल ऑब्जेक्ट, फोटोग्राफ्स, ट्रांसपेरेंसीज एंड ऑडियो विजुअल, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरेक्टिव, सब में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल, स्लाइड्स, टेप्स, फिल्म स्ट्रिप्स, टेलीविजन, वीडियो, मल्टीमीडिया, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक, इंटरैक्टिव में देखिए कंप्यूटर, ग्राफिक, कैलकुलेटर, टैबलेट्स। तो ये सारे आपके इंस्ट्रक्शन मटेरियल हो सकते हैं इन क्लासरूम टीचिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि मेरा इसी पे बेस्ड है तो मैंने सोचा आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया जाए। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ठीक। तो आपसे ये नहीं पूछा गया कौन सा है, आपसे पूछा गया कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए ऑडियो पॉडकास्ट, अभी मैंने बताया जब आप ऑडियो वाले टर्म में बात कर रहे थे, यूट्यूब वीडियो आप दे सकते हैं, प्रिंटेड स्टडी गाइड, तो ये तीनों तो हैं। जो आप नहीं प्रोवाइड करते हैं एज इंस्ट्रक्शनल मटेरियल दैट इज ओवरहेड प्रोजेक्टर, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, फाइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज अ टीचर यू आर ट्रेनिंग, suppose as a teacher you are training your student in public speaking and debate, okay। तो आप अपने स्टूडेंट को पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट के लिए क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट टू डेवलप अमंग द स्टूडेंट्स, इसमें क्या चीज है जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। जब आप ये चीज सिखा रहे होंगे पब्लिक स्पीकिंग या डिबेट, तो कौन सा आपके लिए चैलेंजिंग फैक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका कंट्रोल ओवर इमोशंस, concept formulation, using और selecting appropriate language and voice modulation। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ओवर इमोशन, पता चला आप डिबेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, या कुछ टॉपिक पे बोल रहे हैं, आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए, या दो लोगों के बीच में डिबेट हो रही है, वो मारपीट करने लगे, तो इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत ही, मतलब ये चीज सिखाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। तो इसलिए जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, कंट्रोल ओवर इमोशंस, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच अमंग फॉलोइंग इज बेस्ट एडवांटेज ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो आपके चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है उसका बेस्ट एडवांटेज क्या है। तो ऑप्शन देखिए, शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, नेक्स्ट वन इज इम्प्रूविंग क्लासरूम ऑडियंस, and next helping teacher to complete syllabus on time, reducing examination anxiety among the students, okay। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन सही है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फाइन। शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपका जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है वो टीचर सेंट्रिक ना होके किधर पे फोकस कर रहा है, कहाँ इसका फोकस शिफ्ट हो रहा है, टू स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द कंपोनेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन आर, इसमें जो रिसर्च डिजाइन के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो आपको ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, कंपैरिजन, कंट्रोल, रिएक्टिविटी, मैनिपुलेशन एंड नॉन रिप्रेजेंटेटिवनेस एंड जनरलाइजेशन। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस अगर तभी आप आंसर कर पाएंगे अगर आपने इसके लिए पढ़ा होगा, आपको टू द पॉइंट मतलब चीज़ें अगर पता रहेंगी रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में, तभी आप इन क्वेश्चंस के लिए श्योर हो सकते हैं, फाइन। तो इसका जो सही पॉइंट्स हैं कि कंपोनेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, तो सबसे पहला है आपका कंपैरिजन, ठीक है, कंट्रोल, मैनिपुलेशन एंड जनरलाइजेशन। तो ये सारे कंपैरिजन, कंट्रोल, मैनिपुलेशन एंड जनरलाइजेशन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, डी एंड एफ, आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही है। बहरहाल मैंने ऑप्शंस ऑलरेडी ऐड करके रखे हुए हैं तो आप देख सकते हैं, फाइन। चलिए नेक्स्ट आते हैं। द 4 मेजर ऑपरेशंस इन साइंटिफिक रिसर्च आर, तो साइंटिफिक रिसर्च के जो 4 मेजर ऑपरेशंस हैं कौन कौन से, तो आपको ऑप्शन में 6 तो दिए हुए हैं जिनमें से आपको 4 को सेलेक्ट करना है, ठीक है। 4 मेजर ऑपरेशंस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च आर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कोवेरियंस, एलिमिनेशन ऑफ स्प्यूरियस रिलेशंस, sequencing in terms of time order, self education, operationalization of personal choice and theorization, ठीक है। तो इनमें से आपको सही बताना है। तो पहला तो आपका है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कोवेरियंस, ठीक है, पहला जो मेजर कंपोनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एलिमिनेशन ऑफ स्प्यूरियस रिलेशन, ठीक है। थर्ड है आपका सीक्वेंसिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑर्डर एंड लास्ट वन इज थ्योराइजेशन, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। तो हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर
3, ठीक है। तो आप साइंटिफिक रिसर्च और जो डिफरेंट टाइप के रिसर्च हैं, टेक्निक्स, उनके बारे में जरूर देख लीजिएगा। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड इज नोन एज, वो कौन सा वेरिएबल है जिसे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वो है आपका कौन सा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसके बारे में मैंने एक नोट ऐड करके रखा है, लेट मी फोकस ऑन दैट। तो देखिए, a manipulated variable is independent variable in an experiment, okay? किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो आपका मैनिपुलेटेड वेरिएबल होता है वो कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड इट्स कॉल्ड मैनिपुलेटेड बिकॉज इट्स द वन यू कैन चेंज। इसलिए इसको मैनिपुलेटेड कहते हैं क्योंकि यही एक वेरिएबल है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, और यू कैन से कि यू कैन डिसाइड अहेड ऑफ टाइम टू इंक्रीज इट और डिक्रीज इट। मतलब ये हमारा डिसीजन है कि हम इसे इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, ठीक है। सो और किसी भी एक्सपेरिमेंट में आप केवल एक मैनिपुलेटेड वेरिएबल एक बार में रख सकते हैं। यू शुड ओनली हैव वन मैनिपुलेटेड वेरिएबल एट अ टाइम। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In digital era there is a fear that classroom communication may result in, यहाँ पे ये जो डिजिटल एरा, अब आज का जो टाइम है वो डिजिटल एरा ही है, ठीक है। तो देयर इज अ फियर दैट क्लासरूम कम्युनिकेशन में रिजल्ट इन, कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसका जवाब है ओवर स्टिमुलेशन। जब ये जो डिजिटल एरा है, इस टाइम में बच्चे अपनी उम्र से ज़्यादा टाइम, मतलब उम्र से पहले ही बहुत समझदार, बहुत स्मार्ट, बहुत तेज हुए जा रहे हैं। दैट्स वाई वी आर सेइंग कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में, और ये डिजिटल एरा के कारण है कि ओवर स्टिमुलेशन हो सकता है, इसका फियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा है ट्रूथ एंड फॉल्सिटी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ। ट्रूथ एंड फॉल्सिटी आप प्रोपोजिशन के प्रॉब्लम्स पे देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेगेटिव क्रिटिसिज्म इज एन एलिमेंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन विल लीड टू। नेगेटिव क्रिटिसिज्म से क्या मतलब है, नेगेटिव फीडबैक। जो भी टीचर्स होते हैं, देखिए दो तरह से आप बच्चों को फीडबैक दे सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। तो जो नेगेटिव फीडबैक है, मतलब हम जो नेगेटिव फीडबैक देते हैं वो एक्चुअली बच्चे को सुधारने के लिए देते हैं, ठीक है। That's why it is said कि negative criticism as an element of classroom communication will lead to। अगर आप negative criticism करते हैं या इस एलिमेंट को यूज करते हैं तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या मतलब रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो देखिए, हाँ, क्या क्या ऑप्शंस हैं, एक्सटर्नल सिंपैथी, नो, जस्टिफिकेशन, यस, डिफेंसिवनेस, यस, डिमोटिवेशन, डिमोटिवेशन, सपोर्टिव, यस, डिमोटिवेशन भी यहाँ पे होगा। तो आपके लिए सही ऑप्शंस कौन कौन से हैं, बी, सी एंड डी। अगर आप नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं तो सामने वाला अपने आप को जस्टिफाई करने की या डिफेंड करने की जरूर कोशिश करेगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज सेड कि यहाँ पे ऑप्शन बी सी एंड डी कहाँ पे है, बी सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक थोड़ा सा नोट ऐड किया हुआ है, तो थोड़ा सा उस पर फोकस कर लिया जाए। फाइन, आइए देखते हैं, एक सेकेंड, ये रहा। तो देखिए, टीचर्स टिपिकली यूज नेगेटिव फीडबैक, या जिसे आपने नेगेटिव क्रिटिसिज्म का नाम दिया है क्लासरूम टीचिंग के फॉर्म में, तो किस लिए करते हैं इसको, कंसेंट, यूज नेगेटिव फीडबैक टू चेंज द स्टूडेंट्स बिहेवियर। फाइन, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है, वेदर दैट बी टू स्टॉप डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर और टू मेक देम ट्राई हार्डर एट टास्क। मतलब जो नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि वो अपने डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर को स्टॉप कर सकें और मतलब रोक सकें, और जो भी काम के लिए उन्हें नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है उसमें वो थोड़ा सा सुधार कर सके, उसके लिए मेहनत करें, ठीक है। और पॉजिटिव फीडबैक जनरली हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट बिहेवियर, एंगेजमेंट एंड सेल्फ परसेप्शन इफ यूज्ड इफेक्टिवली, ठीक है। तो हमें नेगेटिव फीडबैक देखे ना देखे, हमें पॉजिटिव फीडबैक की तरफ जाना है। चलिए, द रिटोरिकल अप्रोच इन क्लासरूम कम्युनिकेशन कंसीडर टीचर एज विच टाइप ऑफ एजेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो आपका रिटोरिकल अप्रोच है क्लासरूम कम्युनिकेशन का, ये आपको एज अ इन्फ्लुएंसिंग एजेंट्स की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो आपको असर्शन दिया है और रीजन दिया है, आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है, या सही रीजन है या नहीं है, जो भी, ठीक है। तो पहला है आपका असर्शन है, टीचर कम्युनिकेशन इज अ सेंट्रल टू क्लासरूम मैनेजमेंट। तो जो टीचर कम्युनिकेशन है इट इज सेंट्रल टू द क्लासरूम मैनेजमेंट, यस, ये असर्शन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट, रीजन,
टीचर कम्युनिकेशन बिहेवियर शुड नॉट बी यूज्ड टू रेगुलेट द क्लासरूम बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। तो ये ऑप्शन तो नो, गलत है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कंसीडर्ड एज, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका इनफॉर्मल का पार्ट है। चलिए चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो आपको दिया गया है माउंट किलिमंजारो, शिवालिक हिल्स, अरावली हिल्स, नीलगिरी हिल्स। तो ये जो तीन हैं, ठीक है, ये तीनों कहाँ पे हैं, इंडिया में है, ठीक है। ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है माउंट किलिमंजारो, ये कहाँ पे है, ये है साउथ अफ्रीका में, सॉरी साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका में, ठीक है, साउथ और उसका नेम मुझे याद है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, विच डिनोट्स एन एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम। तो बग आपका मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए, बग, ठीक है, बग डिनोट्स एन एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम, ओके। और वायरस और स्पैम, तो ये तो आपके मैलिशियस अटैक्स है, ठीक है, जिसे आप मेलवेयर भी कह सकते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, ठीक है, मेलवेयर है, ठीक है। और बिट तो एक सिंगल बिट, जैसे हमने लिखा ना 1010 ऐसे करके हमने लिखा, तो ये है बिट, ठीक है। चलिए इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स आर सिचुएटेड। तो ये देखिए मैंने एक इमेज ऐड करी है, ये जो आपका ये वाला पोर्शन होता है ना नीचे, है ना, ईस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये आपका मैप इस तरह से आप बनाते हैं। तो ये तो पहले वेस्टर्न घाट्स, तो ये इधर होंगे, है ना। तो इसी चीज को देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, आप देखिएगा। तो वेस्टर्न घाट्स, ये इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं तो देखिए ये तो कहाँ कहाँ है आपको दिख रहा है, महाराष्ट्र है ना, कर्नाटका है ना, गोवा है, केरला है एंड तमिलनाडु है, ठीक है। तो चलिए, तो इसका सही जवाब क्या है, देखो वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो आपके पास क्या क्या चीजें आ जाएगा, ये आपका इसमें सिर्फ एक ऑप्शन सही आ रहा है, केरल, ठीक। तो देखिए कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ क्योंकि ट्रॉपिकल, इसीलिए हम गुजरात को ना लेके केरला को चूज कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ वेस्टर्न घाट की बात होती तो आपका गुजरात भी सही होता और केरला भी सही होता, पर ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट की बात है, इस वजह से हम केरला को लेके चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द यूजीसी हैज अ स्कीम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यूज इन एजुकेशन, ठीक है। तो अंडर दिस स्कीम विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अमंग द फॉलोइंग फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटी एजुकेशन कंपोनेंट, ठीक है। तो चलिए आपको ऑप्शन दिया गया है, टू इनकरेज रिसर्च एक्टिविटीज, to sensitize the citizens so that the norms and values of human rights are realized. Next, to establish value and wellness centers in schools to develop interaction between society and educational institutions. तो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये तीनों ही करेक्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन, ठीक है, इसके इस कंपोनेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन गलत हो जाता है वो है आपका टू एस्टैब्लिश वैल्यू एंड वेलनेस सेंटर इन द स्कूल। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो the annual range of temperature in the interior of continents is high compared to the coastal areas. What are the reason? तो रीजन देखिए ये मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, पूरा डिटेल में है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, वेरिएशंस इन ऑल्टीट्यूड बिटवीन द continents and oceans, presence of strong winds in the interior, heavy rains in the interior as compared to the कोस्टल रीजन, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है, मतलब ए ओनली मतलब थर्मल डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड वाटर इज करेक्ट, ठीक है। और रीजन देखिए मैंने यहाँ पे पहले से भी लिखा है, क्योंकि सिंस देयर इज मोर लैंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड मोर वाटर इन साउदर्न हेमिस्फीयर, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड एंड द वाटर, फाइन। तो नेक्स्ट हम आते हैं। द यूजीसी वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड ऑन 28 दिसंबर 1953 बाय होम अमंग द फॉलोइंग, किसके थ्रू यूजीसी को इनॉग्रेट किया गया था, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल पावर विच कैन बी डेवलप्ड विद मिनिमम कॉस्ट। तो एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इनमें से कौन सा है जो रिन्यूएबल पावर नहीं है या जो रिन्यूएबल पावर है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा यहाँ पूछा गया है कि कौन सा मिनिमम कॉस्ट पे आपको मिल जाएगा, तो दैट इज योर बायोमास पावर, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं। नेचुरल वेजिटेरियंस ऑफ एन एरिया नीड्स टू बी प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर मेनली फॉर द पर्पज ऑफ। नेचुरल वेजिटेरियंस को क्यों प्रिजर्व किया जा रहा है फ्यूचर के लिए, ठीक है, क्यों हमें प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक है, उसका रीजन क्या है। तो इन ऑप्शन क्या है, प्रोवाइडिंग द मटेरियल फॉर ब्रीडिंग द न्यू स्पेशीज, ओके। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट हम आते हैं। इन विच ईयर एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर DS कोठारी वॉज सेटअप। एजुकेशन कमीशन का
कब इसको बनाया गया था, कब इसको गठित किया गया था, तो इसका ये 1964 में आपका बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग was launched in 2013। ठीक है, 2013 में किसे लॉन्च किया गया था? विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये आपका है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का पर्पस क्या था? टू प्रोवाइड द स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो देखिए, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके बताऊं तो आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए थे ना, कि एक था राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है, द की ऑब्जेक्टिव ऑफ रूसा आर टू इम्प्रूव एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी इन हायर एजुकेशन थ्रू प्लान डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एट द स्टेट लेवल। In a computer, if 8 bits are used to specify address in memory, the total number of address will be, अगर किसी कंप्यूटर में 8 बिट का यूज किया जा रहा है एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए, तो टोटल एड्रेसेस कितने होंगे? 2 की पावर 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 256। नेक्स्ट हम आते हैं, द नेशनल नॉलेज कमीशन NKC वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? NKC कौन से ईयर में बनाया गया था? इन ईयर 2005। ठीक है, 2005 में नेशनल नॉलेज कमीशन को बनाया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ द वाइब्रेंट नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। फाइन, तो ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, 2018 के क्वेश्चन है, ईयर 2018 पेपर 1। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप इस तरह के और वीडियोस को चाहते हैं और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आप को फर्दर वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।